हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो के अंदर जहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। ये जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर क्या-क्या उसके एडवांटेज है, क्या-क्या डिसएडवांटेज है और जो फॉरेक्स मार्केट है उसके अंदर क्या-क्या उसके एडवांटेज है और क्या-क्या उसके डिसएडवांटेज है। हम सारा एक लि टेबल बनाकर उसको समझेंगे कि इंडियन मार्केट में क्या चीज़ सही है और फॉरेक्स मार्केट में क्या चीज़ें सही है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफ़िकेशन दबा देना ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। ठीक है? शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला है फीचर है, आखिरकार जो इंडियन मार्केट है, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन से होते हैं, ट्रेड करने के लिए कौन-कौन सी हमारे पास एसेट्स होती है। हाँ, देखो यहाँ पर कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है हमारे पास। ट्रेड करने के लिए कोई फिजिकल एसेट नहीं है। ट्रेड यानी किसी चीज़ को बाय और सेल करना। तो बाय और सेल करने के लिए फिजिकल एसेट्स नहीं है, पर एक डिजिटल एसेट्स है हमारे पास यहाँ पर। तो इंडियन मार्केट में वो एसेट्स होती है या फिर वो होती है इक्विटी, एंड इसको अपन क्या बोलते हैं, शेयर स्टॉक्स बोलते हैं इसको। ठीक है? दूसरा होता है एफ-एन-ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। मार्केट में जो नेक्स्ट होता है उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसके अंदर ट्रेड करना। ठीक है? तीसरा होता है कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, और जीरा, इन सब में ट्रेड करना उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना। इंडियन मार्केट में ये सारी होती है एसेट। पहले बात करते हैं कि इंडियन मार्केट में अपन काम किसके ऊपर करते हैं। अपन शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं, एफ-एन-ओ में अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटी में अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में अपन एफ-एन-ओ, कमोडिटी नहीं होती है, फॉरेक्स मार्केट में होता है करेंसी पेयर्स। यहाँ पे होता है करेंसी पेयर्स। और क्या होता है? और होता है कमोडिटी। यहाँ पर भी कमोडिटी होती है, फॉरेक्स गोल्ड होता है, फॉरेक्स सिल्वर होता है, क्रूड होता है, और भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो समझ गए आप? इंडियन मार्केट में अपन काम करते हैं शेयर्स, एफ-एन-ओ और कमोडिटी मार्केट में अगर, और फॉरेक्स मार्केट में हम काम करते हैं करेंसी के अंदर। तो ये था एसेट का डिफरेंस इंडियन मार्केट फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ठीक है? ये शुरुआत है, लास्ट में मैं ये बताऊँगा कि कंक्लूजन क्या है इस पूरी वीडियो का, कि आपको इंडियन मार्केट सेलेक्ट करना चाहिए या फॉरेक्स मार्केट सेलेक्ट करना चाहिए ना? क्या-क्या वो पॉइंट्स है? पहला पॉइंट तो यही चीज़ है कि शेयर्स, एफ-एन-ओ, कमोडिटी और उसमें करेंसी पेयर। तो पहला डिफरेंस है एसेट का। जो दूसरा डिफरेंस है वो है सेंट्रलाइज़ का। यानी देखो, जो इंडियन मार्केट है उसको आप बोल सकते हो सेंट्रलाइज्ड मार्केट। और जो फॉरेक्स मार्केट है वो मार्केट है एक डिसेंट्रलाइज्ड। मीनिंग बताऊँगा इसका क्या होता है? एक बार लिखने के मेरे को, डिसेंट्रलाइज्ड। तो स्पेलिंग मत जाना, स्पेलिंग गलत हो सकती है, आपको इसका मीनिंग जानना ज़रूरी है। जो फॉरेक्स मार्केट होता है और इंडियन मार्केट होता है, देखो, अब इंडियन मार्केट क्या है? सेंट्रलाइज्ड मार्केट है। यानी जो इंडियन मार्केट के सेंटर में है उसको एक एक्सचेंज के सेंटर में है। यानी इंडियन मार्केट में एक्सचेंजेस कौन-कौन से हैं? एनएससी, बीएससी ना, सेबी, ये इस देखो, एक सेंटर में कौन है? एनडीटीज़ है, एक एनडीटी है सेंटर के अंदर। लेकिन यहाँ पर सेंटर के अंदर एक एनडीटी नहीं है ना, सिर्फ एक्सचेंजेस में बहुत सारे एक्सचेंजेस आते हैं इसके अंदर, है ना? बहुत सारे आएँगे एक्सचेंजेस, जैसे कि इंडियन एक्सचेंज हो गए सारे, है ना? यूएस में शिकागो का आएगा, न्यूयॉर्क का आएगा, एशिया में यूरोप का, लंदन का, हर एक मार्केट के, हर एक कंट्री के जो एक्सचेंजेस है वो यहाँ पर सब होंगे। तो सेंटर में कोई एक एंटिटी नहीं है यहाँ पर, बहुत सारी एंटिटी है, इसलिए हुआ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट हुआ वो। सेंट्रलाइज़ क्यों हुआ? ये सेंटर में एक चेंजेस है, मतलब एनएससी स्टॉक एक्सचेंज जो है, बीएसई स्टॉक एक्सचेंज जैसे है, जो वो मार्केट पर कंट्रोल कर रहा है। कौन कर रहा है? एक ही। आरबीआई पूरी बनाती है, जो भी इकोनॉमिक डाटा वो आरबीआई शेयर करती है। यहाँ पर इकोनॉमिक डाटा बहुत सारी जो एंटिटी है वो शेयर कर सकती है ना। यहाँ पे कोई सेंटर में एक एंटिटी नहीं है, सेंटर में एक एंटिटी है। इसलिए वो है सेंट्रलाइज़्ड, ये हुआ डिसेंट्रलाइज़्ड। अब बात करते हैं जो तीसरा पॉइंट है वो है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो इंडिया है उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है स्टॉक मार्केट के, वो है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो इंडिया में जो सेबी है वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेशन करती है ना? तो इंडियन मार्केट है वो रेगुलेट मार्केट है। कौन-सा मार्केट है? एक रेगुलेट मार्केट है। यानी वहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेबी बनाती है, उसको फॉलो करने पड़ते हैं।
लेकिन ये जो है यहाँ पर ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। यानी इसमें कोई है ना, रेगुलेट नहीं है ये यहाँ पे मार्केट। तो इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन है, इसके अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, खुद भी उनका सीधा हुआ रूल्स यहाँ पर से बनाया हुआ है, और ये लीगल एक्शन में भी। लेकिन यहाँ पर कोई बीच में, जैसे बताया मैंने, कोई एक एंटिटी नहीं है, बहुत सारी एंटिटीज़ है। तो हर अपने-अपने अगर रूल बनाने पे आ गए यहाँ पर, तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे इसके अंदर। तो इसके अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन इतने ज़्यादा वो हाई नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये अब चौथा जो है ओनरशिप्स, यानी देखो, अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो और आपने शेयर बाय कर रखे हैं, तो उसके आप क्या हुए? शेयर होल्डर हुए। और शेयर होल्डर कंपनी का एक मालिकाना हक रखता है। अगर आप कंपनी के पास, आपकी कंपनी के जो कंपनी मानो 100% हिस्सा है कंपनी के पास खुद का, उसका 1% हिस्सा आप अगर आपने बाय कर लिया, तो आप कंपनी के 1% के शेयर होल्डर हो, यानी हिस्से के मालिक हुए उसके। तो अब जो कंपनी प्रॉफिट करेगी, उसका आपका डिविडेंड मिलेगा, बेनिफिट मिलेंगे। तो ओनरशिप यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में किसी भी तरह की ओनरशिप या रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। तो ये चीज़ का एक ध्यान रखना होता है। उसके बाद में होता है लिक्विडिटी, ठीक है? जो इंडियन मार्केट है, वो इंडिया के लोगों के लिए लीगल है। यहाँ पर मैं इंडिया की बात कर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ इन सब चीज़ों को, ना कि ग्लोबल व्यू से। अगर ग्लोबली जाने हैं, तो फॉरेक्स मार्केट बाकी सारी कंट्रीज़ में लीगल है, लेकिन इंडिया के मार्केट में फॉरेक्स मार्केट इल्लीगल है ना? इल्लीगल है, यहाँ पर कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है, फॉरेक्स मार्केट इंडिया में इल्लीगल है। लेकिन लूपहोल से उसके कारण फॉरेक्स मार्केट अभी तक इंडिया में चल रहा है, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रोकर भी अपना काम चला रहे हैं यहाँ पर। कुछ रूल लूपहोल्स, अब लूपहोल्स क्या है? अब मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ करूँगा तो ऑब्वियस दैट मुझे एक स्ट्राइक आ सकती है, लेकिन समझ जाओ ना, लूपहोल्स हर किसी में होते हैं, ठीक है? और इंडियन मार्केट इंडिया में लीगल है करना, लेकिन फॉरेक्स मार्केट इंडिया में करना इल्लीगल है, उसमें कोई भी कानून नहीं बनाया गया उन्होंने, ठीक है? तो अगला आता है, वो आता है यहाँ पे टाइमिंग का। सबसे जो बढ़िया रीज़न लगता है मुझे फॉरेक्स मार्केट करने का, वो लगता है टाइमिंग। अब देखो, थोड़ा-सा मैं आपको पूरा डीप समझाऊँगा, तो थोड़ा-सा वीडियो लंबा बनेगा, और जो नीचे अब यहाँ से जो नीचे पॉइंट आएँगे, वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये तो बेसिक पॉइंट, किसमें काम करना है, कौन-सा मार्केट है, रूल्स रेगुलेशन क्या है। अब आएँगे सबसे मेन पॉइंट, टाइमिंग के ऊपर। देखो, जो इंडियन मार्केट है, वो कुछ लिमिटेड आवर्स के अंदर ही खुला रहता है ना? जैसे कि इंडियन मार्केट की टाइमिंग क्या होती है? सुबह खुलता है वो 9:15 बजे, और साढ़े 3 बजे हो जाता है क्लोज़। 6 साढ़े 6 घंटे का ही होता है टाइम आपका ट्रेड करने का। और जो फॉरेक्स मार्केट है, उसके अंदर कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है, वो फॉरेक्स मार्केट 24/5 खुला रहता है ना? 24 घंटे, सुबह, शाम, रात, दिन, आधी रात, आधी सुबह, हर जगह। तो अगर आप 6 बजे ट्रेड करोगे, तो आपको 6 बजे ओपन होगा। आप रात को 10 बजे करना चाहते हो ट्रेड, आपको 10 बजे में यहाँ पर हो। अब उसका फ़ायदा क्या है एक? हाँ, मुझे क्यों अच्छा लगता है ये चीज़? अब देखो सुनो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रेडिंग का रोड मैप, उसके अंदर मैं तो एक चीज़ सबसे पहले बताई थी मैंने, कि ट्रेडिंग जब सीख रहे हो आप, अगर आप एक जॉब पर्सन हो, आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, और आपको ट्रेनिंग पहले सीखनी चाहिए, उसके बाद धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये बोला था मैं आपको। अब जो जॉब वाला पर्सन होता है ना, करिए जॉब जो कर रहा है, उसका जॉब का टाइमिंग होता है सुबह 9 टू 5, है ना? ज़्यादातर ये होता है 9 टू 5, 9 टू 6 या 9 टू 8, इतना ही होता है। यानी वो सुबह जाता है और शाम को आता है वापस। तो वो इंडियन मार्केट के अंदर टाइम देगा कैसे? है ना? अगर वो नौकरी पर काम कर रहा है, और काम करते-करते अगर उसने चार्ट देखा वहाँ पर, तो उसका तो वहाँ पर बिल होते, टेंशन बिल होती है ना, तो देखो वो नौकरी कर रहा है। अगर बॉस ने देख लिया वहाँ पर उसको ट्रेडिंग करते हुए, है ना? वर्किंग आवर्स में, तो उसकी नौकरी खत्म है। इसलिए तो वो ट्रेडिंग करेगा कहाँ से इस टाइम में? उसके लिए यहाँ पर क्या है, बेनिफिट नहीं है। अब फॉरेक्स मार्केट का सब बेनिफिट है, तो 5 बजे के बाद उसके बाद कितना टाइम है ना? 9 से 5 वो ऑफ़िस से आया वापस, 1-2 घंटा उसने रेस्ट किया, उसके बाद वो 7 बजे से लेकर चाहे रात को 12 बजे तक 5-6 घंटे उसके बाद इनफ है ना? तो अगर आप जॉब पर्सन हो, अगर आपकी जॉब है, तो आपको फॉरेक्स मार्केट का टाइमिंग का और उसका कोई भी इश्यू नहीं आएगा। जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो यहाँ से चालू होंगे, ठीक है? पहला टाइमिंग, दूसरा होता है डेप्थ। हाँ, अब आपको पता होगा,
तो इंडियन मार्केट है, वो जब एक दिन क्लोज होता है, जब उसमें ओपन होता है, तो वो बड़े-बड़े गैप अप और गैप डाउन होता है। एग्ज़ाम्पल बताऊँ आपको मैं? यहाँ मैंने सर्च किया निफ्टी, ये तो पहले का चार्ट नहीं दिखा कि आपको भ्रमित नहीं करूँगा मैं। तो मैं अभी 2-3 दिन पहले का चार्ट दिखाता हूँ। 2-3 दिन पहले छोड़ो, मैं आपको आज 21 है और मैं 21 का ही चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है? निफ्टी कल क्लोज़ हुआ था यहाँ पर, आज ओपन हुआ है निफ्टी यहाँ पर, यानी 70 पॉइंट का गैप डाउन, ये 70 पॉइंट है। ये देखो यहाँ पर, मतलब इसी वीक का ही है, यहाँ क्लोज़ हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, 84 पॉइंट। कभी-कभी तो ये कुछ भी नहीं हुए 300-300 पॉइंट तक हो जाता है। तो वहाँ पर आपको एक जैसे अभी बीच में बताऊँगा मैं आपको, अभी जस्ट हुआ था थोड़ा टाइम पहले। ये देखो, इतना गैप अप हो गया है। अब मानो कोई यहाँ से पुट सेल करके सोया हो, क्योंकि अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इन गैप को बार-बार, तो आधे परसेंट की गैप अप हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इसमें बहुत गैप ट्रेडिंग हो रही है, पर फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको गैप नहीं देखने को मिलेगा। गैप दी पर मार्केट हो ही नहीं है, नो गैप। ठीक है, तो गैप नाम की कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर ठीक है, 1 मिनट गैप नहीं हो, बहुत ज़्यादा होते हैं और फॉरेक्स मार्केट में गैप नहीं होते हैं। आपको ओवर द वीकेंड गैप थोड़ा बहुत मिलने, 1-2 डॉलर का मिलेगा गैप, लेकिन वो मार्केट इंस्टेंटली उसको फिल कर देगा, ठीक है? तो गैप बहुत बड़ी एक रिस्की चीज़ होती है मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर वो है रिस्की चीज़ और उसके अंदर नहीं। अब बात करते हैं रिस्क की, कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर रिस्क और इंडियन मार्केट रिस्क कितना है? देखो, इंडियन मार्केट के अंदर रिस्क है लेस, 2, 3, 4, 5 आई गेस में 10%, लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट है इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है। पर को ऐसा नहीं है रिस्क है तो इसका मतलब क्या हुआ? अपन जो पढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है रिस्क को मैनेज करना। देखो, रिस्क हर मार्केट के अंदर है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर रिस्क है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर रिस्क है। इवन इंडियन मार्केट के अंदर भी हाई रिस्की होता है। कैसे होता है? जब आप एफएनओ कर रहे हो, एफएनओ के अंदर जब सेक्स ट्रांज़ैक्ट कर रहे होते हो, हाँ, एफएनओ अपने आप में ऑप्शन एक बहुत हाई रिस्की होता है। उसके अंदर आपने देखा होगा ना, ओटीएम में कितनी बड़ी-बड़ी आती है स्पाइक्स। आपने देखा होगा हीरो ज़ीरो बोलते लोग, ज़ीरो टू हीरो बोलते हैं। तो जब वो 20 का 200 चार्ज जा सकता है, तो वो भी देखिए हाई रिस्की हुआ। वहाँ पे कितने लोगों के स्टॉप लॉस टूटे हैं, उस बाइंग में, सेलिंग वालों के। दाना बड़ा होता है, तो ऑप्शन ग्रीक है, उसके कारण यहाँ पर स्पाइक्स आती है बहुत बड़ी-बड़ी। ये एक तरह का इसमें भी रिस्क है, लेकिन जब आप इसको कम कैसे करोगे, वो आप कम करोगे रिस्क को मैनेज करके ना। रिस्क मैनेजमेंट क्यों बनाया गया है आपस में? ताकि देखो रिस्क हर चीज़ में है, ठीक है? अगर शेयर मार्केट में रिस्क है, तो आप किसी दूसरे में जाते हो ऑप्शन में इन्वेस्ट करने के लिए। रियल एस्टेट, अगर प्रॉपर्टी उधर खराब हो गया, ज़मीन खराब है उधर, आपने प्रॉपर्टी ले ली, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि इन फ्यूचर उसके दाम बढ़े ही बढ़े। हाँ भाई, बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे, तो प्रॉफिट शेयर मार्केट में भी है। लेकिन रियल एस्टेट में आप लंबे टाइम में आपने कोई प्रॉपर्टी ली अभी, उधर कुछ मानो लाइक कुछ उल्टा-सीधा उधर काम हो रखा है, ठीक है? उधर वो मतलब ज़मीन है उसकी उपजाऊ नहीं है। वहाँ पर पूरे बंजर ज़मीन है, खड्डे-खड्डे वगैरह के, पूरे पानी का ओवरफ्लो होता है। तो ज़मीन आपकी किस काम की? तो वो भी तो रिस्क है एक तरह का। आप बिज़नेस कर रहे हो, उसमें भी तो रिस्क है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि बिज़नेस आपने जो किया है वो सक्सेसफुल ही जाए। तो रिस्क हर चीज़ में, अपन को रिस्क को मैनेज कर चलना है ना? ज़िंदगी में अपन को चीज़ हर चीज़ में रिस्क है। ऐसा नहीं कि रिस्क लेना ही नहीं है मेरे को। रिस्क लेना है, लेकिन उतना लेना है जितना अपन बियर कर पाएँ। उसके लिए आपको जानना होगा रिस्क मैनेजमेंट। और जानना है आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है अलग-अलग चीज़ों पर, तो कमेंट करना आरएम, और मैं आपके लिए जो अगली वीडियो लाऊँगा वो होगी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को, मोस्ट ऑफ द पीपल्स को रिस्क को मैनेज करना आता ही नहीं है। वो ट्रेडिंग में तो घुस जाते हैं बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने। तो पहले सब कुछ लर्न करो, उसके बाद अर्निंग आएगी। उसमें एक पार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट चीज़ है, वो दोनों में काम करती है। इधर भी रिस्क है, इधर भी रिस्क है। अब बात करते हैं रिवॉर्ड्स की।
ठीक है? तो इसमें रिस्क कम है, रिवॉर्ड भी मॉडरेट है, ठीक है? और इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा हाई है ना? रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड को अपन को मैनेज करना है। भले आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, भले आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। रिस्क तो मैनेज करना पड़ेगा। बिना रिस्क को मैनेज किया कुछ नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद आता है लिवरेज। हाँ, अब बात आती है लिवरेज की। लिवरेज क्या होता है? एक जो भी आपका कैपिटल है, उससे वो जो जैसे कि आपका कैपिटल फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1000 का रुपए का है और आपको लेवरेज मिला मानो 5x का लेवरेज मिल गया, एग्ज़ाम्पल। तो अब आपकी जो परचेज़िंग पावर होगी, वो आपकी परचेज़िंग पावर होगी 1000 की 5 गुना यानी 5000। यानी कैपिटल तो आपका ₹1000 ही है, लेकिन आपकी जो परचेज़िंग पावर है वहाँ पर, वो 5 गुना से बढ़ गई है। यानी कैपिटल आपकी वो ऐसा नहीं कि वो आपके लिए वो सेहत पे छोटा हो जाएगा, नहीं, आपको एक मार्जिन मिल जाएगा वहाँ पर। तो लेवरेज ये स्टॉक मार्केट में कम मिलता है और फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवरेज में बहुत यूज़ होता है। हाँ, क्योंकि देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अब लेवरेज से रिस्क कैसे है बताता हूँ। आपने $1000 की कैपिटल है आपके पास और आपने 100x का लेवरेज ले रखा है, ठीक है? 100x का लेवरेज ले रखा है। तो अब आप कितना पोज़ीशन मतलब परचेज़िंग पावर कितनी होगी आपकी? $1,00,000। आपने $1,00,000 का क्या किया ट्रेड बंद किया और आपका ट्रेड गलती से मानो 1% हो गया माइनस, यानी 1,00,000 का 1% कितना हुआ? 1000 तो आपका जो 1000 लॉस हो गया, तो आपका 1% में ही आपका लॉस पूरा अकाउंट ब्लो हो गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने लेवरेज लिया था बहुत बड़ा। तो लेवरेज क्या है 2 धार की तलवार है, यानी उसकी दोनों साइड बहुत तिखी है। अगर आपको लड़ना है हाँ, तो आपको भी लग सकती है। हाँ, तो लेवरेज को कंट्रोल करो जितना, तो लेवरेज कंट्रोल करना सीख गए, तो आपका जो लॉस है वो भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो लेवरेज बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा होता है। उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन क्या होता है? अब जैसे कि कोई भी पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है, तो उसके पास क्या पड़ा है 1000 के ऊपर 1000 करोड़ पड़े हैं उसके पास, 1000 करोड़ पड़े उसके पास। और पता है आपको जैसे कि कोई भी कंपनी होती है, जैसे कि शेयर मार्केट होता है स्मॉल कैप से लेके लार्ज कैप तक होती है। तो स्मॉल कैप की जो कंपनियाँ होती है उसके अंदर मैनिपुलेशन उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो ये 1000, 2000, 3000 करोड़, 4000 करोड़, मैक्स 5000 करोड़, इसके बाद 1000 करोड़ है। तो ये आराम से उस कंपनी में ऊपर-नीचे शेयर की प्राइस को आराम से करता है कि इसके पास कंपनी का 1/5 पैसा पड़ा है, उतना पैसा इसके पास पड़ा है। तो ये आराम से कर सकता है। तो अब क्या हुआ मैनिपुलेशन हुआ। क्यों मैनिपुलेशन हुआ? क्योंकि मार्केट का जो कैप है, मार्केट कैप वो वो फॉरेक्स मार्केट का बहुत ज़्यादा है और इंडियन मार्केट का बहुत ज़्यादा कम है। तो अब बताता हूँ, फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशन करना हार्ड है क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें नहीं होती बहुत कम होती मैनिपुलेशन। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। इसकी इक्विटी मार्केट के अंदर तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास उतना कि मार्केट इतना बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ एक कंट्री के पीपल से ट्रेड कर रहे हैं और फॉरेक्स मार्केट में पूरे ग्लोबल से ट्रेड करते हैं। लाइक हर एक कंट्री से हर एक बंदा ट्रेड करता है। तो यहाँ का जो वॉल्यूम है, बात करते हैं वॉल्यूम्स तो म तो मैनिपुलेशन क्या था उसमें? इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? छोटा मार्केट है। वॉल्यूम समझ में आएगा आपको। तो फॉरेक्स मार्केट की जो वॉल्यूम है, वो है $7.5 ट्रिलियन। मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा-सा ध्यान देना उसके ऊपर। $7.5 ट्रिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर। 7.5 और ये डाटा कब का है? पता है आपको? ये डाटा है 2022 का डाटा है। आज का नहीं है, आज से 3 साल पहले का डाटा है। 2022 का डाटा है ये वाला। अब उसके कंपैरिज़न में दिन की वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कितना बाय और सेल कितना अमाउंट हो रहा है, वो हो रहा है 7.5 ट्रिलियन दिन का। कोई महीने का नहीं, कोई वीक का नहीं।
दिन का हो रहा है $7.5 ट्रिलियन। और एक बार अगर इसका कंपैरिज़न अगर निफ्टी के साथ कर लें, इंडियन मार्केट की जो डेली वॉल्यूम होता है वो 200 से $400 मिलियन का होता है। मतलब आस-पास भी नहीं है इसके, सोच सकते हो ये अगर कंपैरिज़न में आती है तो वो चीटी है। इतना फ़र्क है दोनों में, ठीक है? मतलब मैं वेट की बात कर रहा हूँ। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसका वेटेज कुछ नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर वॉल्यूम है, कोई अच्छे मूव देखने को मिलेंगे आप। और एक ट्रेडर के लिए क्या होता है, एक अच्छा मूव भी तो होता है। तो आपके लिए अगर आपको अच्छे मूव चाहिए तो ये बेस्ट है। अब बात करते हैं टाइमिंग, एक को टाइम ज़ोन, टाइमिंग की। देखो, जो अगर आपको लॉन्ग टर्म में काम करना है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म में काम करना है तो आपके लिए इंडियन मार्केट बेस्ट है। आप शेयर में इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। लेकिन फॉरेक्स मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट होता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर पता है ना ये इंडिया में इलीगल है, तो उसके ब्रोकर भी कभी-कभी पे आउट नहीं देते हैं। लॉन्ग टर्म में पैसा होल्ड तो कर लिया, ब्रोकर ही नहीं रहा तो यहाँ पर तो आपका पैसा जो डिपॉजिटरीज़ है सीरियल और एनएसडीएल उसके पास सेफ है आपका पैसा। हाँ, अगर आपका ब्रोकर इंडियन मार्केट में बैंकरप्ट जाता है, उठ जाता है, तो आप अपना पैसा, अपने शेयर्स क्लेम कर सकते हो सीरियल से। आपके पास इधर तो है ऑप्शन। इन फॉरेक्स मार्केट में अगर ब्रोकर उड़ गया और आपके पैसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है उसके अंदर, तो आपका पैसा डूब गया यहाँ पर। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये बेस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट है ना? क्योंकि ये लीगल है और ये इंडिया में इल्लीगल है। दूसरे कंट्रीज़ में ये लीगल है, तो अगर आपको वहाँ जाकर अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं न्यूज़ इम्पैक्ट की। तो जो न्यूज़ इम्पैक्ट है, इंडियन मार्केट में मॉडरेट होता है, ठीक है? लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट में न्यूज़ का इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर फॉरेक्स मार्केट की एक छोटी न्यूज़ भी उसके अंदर क्रैश करा सकती है और यहाँ पर जो इंडियन मार्केट है, उसके अंदर जो न्यूज़ का इम्पैक्ट है, वो मॉडरेट रहता है। अगर एक इवेंट है, जैसे कोई बजट डे है या फिर कोई इलेक्शन है, वहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर छोटी-मोटी न्यूज़ आ गई, तो आपको निफ्टी के अंदर कोई ऐसा नहीं बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट है, वहाँ के अंदर एक छोटी-सी भी न्यूज़ भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है, क्रैश ला सकती है ना? और वहाँ पर न्यूज़ेज़ आती रहती है ना? जैसे कि आज की बात कर लें, अगर आज देखें कि आज फॉरेक्स मार्केट में कौन-सी न्यूज़ है, तो देखो, इधर मार्केट के अंदर क्या न्यूज़ है ना, पता चल जाती है पहले से ही, मतलब टाइमिंग लिखा आ जाता है। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर चलते हुए मार्केट के अंदर न्यूज़ आ गई, वहाँ पर मार्केट इम्पैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइमिंग से है। देखो अभी अ, ये क्या है, न्यूज़ेज़ है, इम्पैक्ट्स। इसके अंदर क्या है देखो, इसके अंदर चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर रेड जो साइन, इसका मतलब क्या होता है, रेड साइन का मतलब होता है यहाँ पर मार्केट में एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो रेड साइन है उसका मतलब ये होता है, मार्केट में एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, यानी उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत हाई आएगा। कौन से करेंसी में, जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में देखो हाई न्यूज़ है। अगर 12:30 बजे यानी अभी टाइम हो रहा है 12:15 और 12:30 बजे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वाली करेंसी पेयर के अंदर न्यूज़ है, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। मुझे टाइमिंग पता चल गया पहले, तो ये फ़ायदा है यहाँ पर। बैठे-बैठे न्यूज़ बहुत कम आती है यहाँ पर। इन इन इंडियन मार्केट के अंदर न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा मॉडरेट है, इसके अंदर न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई। देखो, यहाँ पर क्या होता है, जो फॉरेक्स मार्केट है, उसपे ज़्यादा चलता है टेक्निकल। ये क्या आपको पता है, एनालिसिस होता है, वो 2 टाइप के होते हैं। होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल। तो टेक्निकल यानी चार्ट पे करते हैं, फंडामेंटल यानी कंपनी की रिपोर्ट पढ़ के, जो इकोनॉमिक डाटा है वो पढ़ के, इस कुछ इवेंट्स आए उसके वो पूरा एनालिसिस करके अपनी पोज़ीशन बनाते हैं। लेकिन टेक्निकल क्या होता है, चार्ट होता है, चार्ट पे अपन को लेवल्स मार्क करने होते हैं, उसके बाद और ट्रेड करनी होती है। तो यहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल चलता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में टेक्निकल के साथ फंडामेंटल देखना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो टेक्निकल भी वहाँ देखो और फंडामेंटल भी वहाँ देखो। कंपनी लॉस मेकिंग है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो? है ना? कंपनी चल ही नहीं रही है, तो उसके चार्ट तो देख क्या करोगे ना?
जो फंडामेंटल वहाँ काम आता है। तो जो एनालिसिस है वो फंडामेंटल इधर दोनों होता है, इधर सिर्फ टेक्निकल होता है। तो ये सारे जो मेन टॉपिक थे कि टाइमिंग, गैप्स, रिस्क रिवॉर्ड, लेवरेज, मैनिपुलेशन, वॉल्यूम, जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए है, न्यू टाइम बैक एनालिसिस। तो ये सारे इसके मेन डिफरेंस थे इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के अंदर। आई होप आपको सारे डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि इंडियन मार्केट बेस्ट है या फॉरेक्स मार्केट बेस्ट है। देखो, जो हम है, हम पता है किसी भी चीज को गलत नहीं बोल सकते कि इंडिया में लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इंडियन मार्केट ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो अपन इसको गलत बोल दे तो ये भी सही चीज नहीं है, फॉरेक्स मार्केट को गलत बोल दे तो वो भी गलत चीज नहीं है। तो मतलब ये है कि आपके पास अब सारे ये इसके आ गए, सारे एडवांटेज क्या है और सारे फीचर्स क्या है इसके, सब पता चल गया आपको। अब आपका है कि आप पहले क्या करो, रिस्क दोनों में है, रिस्क फॉरेक्स में ज्यादा रिस्क है, तो एफ में रिस्क कम नहीं है, ये ध्यान रखना। रिस्क हर जगह पर है, इंडियन मार्केट करोगे तो वहां पर भी रिस्क है, फॉरेक्स मार्केट करोगे वहां पर रिस्क है, क्योंकि इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है। ट्रेड्स के अंदर होता है मैनिपुलेशन, एफ के अंदर रिस्क है। सेंसेक्स जाके करो एक्सपायरी ट्रेडिंग, 200 का 20 का ऑप्शन 400 जाकर दे देखा है मैंने, बहुत लंबे लंबे जाता है ऑप्शन, गाँव में जब ब्लास्ट होता है तब। तो रिस्क तो हर जगह पर है ना, ये भी मार्केट जब क्रैश होता है तब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, और उड़ता है तो बस उड़ जाता है। तो रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है, इधर भी रिस्क है तो रिवॉर्ड उतना मॉडरेट है। तो अपन को क्या करना है, अपन को दोनों ही, अगर आप चाहते हो तो एक काम करो, इधर सीखो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग, और यहाँ पर सीख सकते ट्रेडिंग। तो क्या होगा, जो भी आप पैसा ट्रेडिंग से कमाओ, फॉरेक्स मार्केट में जो भी पैसा कमा रहे हो आप, उसको डाइवर्सिफाई कर दो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए, शेयर्स में, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपका पैसा वहां से बनेगा, ट्रेडिंग से, इन्वेस्टिंग से बनेगा। अब एक फर्क क्या है जो मुझे अच्छा लगता है, देखो, आप भले इंडियन मार्केट करो, भले फॉरेक्स मार्केट करो, सीखना आपको दोनों को पड़ेगा, इंडियन मार्केट को भी आपको सीखना पड़ेगा, फॉरेक्स मार्केट को सीखना पड़ेगा। सीखने के बिना ट्रेडिंग नहीं होती है, पहले मार्केट को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, मार्केट को वॉच करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको ट्रेडिंग आती है। आप पहले दिन उतरोगे देखो, ये मिथ है कि मार्केट में फर्स्ट डे से ही आपको लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ये मिथ है। लाख क्या, 1000 का भी नहीं होगा, उल्टा लॉस लेके बैठोगे। क्यों? क्योंकि आपको सीखा होना ही है उसका क्या बिहेवियर है, ऑप्शन कैसे काम करता है। लोगों को पता ही नहीं ऑप्शन क्या काम है, तो वो उतर जाते हैं ऑप्शन ट्रेड करने। और लोगों को पता ही नहीं गोल्ड कैसा काम करता है फॉरेक्स में, तो लोग उधर हम गोल्ड ट्रेड करेंगे। अरे तुमको नहीं पता है उसका बिहेवियर क्या है, नेचर क्या है, कैसे काम करता है, कितना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, नहीं पता आपको कुछ भी। तो फर्स्ट ये थिंग है कि आपको सीखना है। इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, इन्वेस्टिंग, इवन इवन इन्वेस्टिंग भी आप कर रहे हो, तो भी आपको वहां पर सीख कर करनी है, समझ के करनी है इन्वेस्टिंग। आंखें बंद करके नहीं लगाना है कई बार पैसा, क्योंकि आपका पैसा वो हार्ड मनी है। तो ये कंफ्यूजन है कि दोनों मार्केट ही वही है अपनी जगह पर। ये सारे उन सब के थे फीचर्स। अब जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। बाकी फंडेड अकाउंट में सबसे बड़ा मुझे लगता है फीचर, वो लगता है फंडेड अकाउंट का। क्योंकि फंडेड अकाउंट आपके लिए यहाँ पर एक वरदान है। इंडियन मार्केट में क्या आपको ट्रेड करनी है, इन्वेस्ट करनी है, तो खुद का घर से पैसा लगाना पड़ेगा, और वो पैसा रिस्क में लगेगा, फिर वो पैसा एफएनओ में इन्वेस्टिंग, चलो ठीक है, फिर भी बहुत ज्यादा लो रिस्क है। लेकिन एफएनओ में तो रिस्क ही है, हाई रिस्क की एफएनओ है, टेंशन से जाओ। तो घर का पैसा लगाने से अच्छा है पहले फॉरेक्स मार्केट को सीखो। देखो, लोग बोलते हैं कि फॉरेक्स में बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी चीज इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि मैं फॉरेक्स मार्केट नहीं सीख सकता, मैं इंडियन मार्केट में एफोर्ड नहीं कर सकता। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है ना। अगर आप ये कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट सीखना कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रेडिंग बस है ऑब्जर्वेशन का खेल है। आप फॉरेक्स मार्केट के बेसिक टर्म्स समझो, मैंने समझाया है लास्ट वाले वीडियो के, फॉरेक्स मार्केट का रोड मैप, अगर उसको फॉलो करते हो, देखो, भले आप ट्रेडिंग यहाँ पर करो, यहाँ पर करो, आपको डिसिप्लिन दोनों में रखना पड़ेगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी दोनों में रखनी पड़ेगी, बिल्कुल, पेशेंस दोनों में रखना पड़ेगा।
इमोशन दोनों में कंट्रोल करने पड़ेंगे। रिस्क मैनेजमेंट तो हर एक चीज़ में करना ही पड़ेगा, चाहे स्टॉक हो, एफएन हो, कमोडिटी हो, करेंसी पेयर्स हो, क्रिप्टो हो, किसी भी चीज़ में आप कर रहे हो, रिस्क आपको मैनेज करना ही पड़ेगा क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट है आपका, तो आपको प्रॉफिट है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो आप एक गैम्बलर हो। तो रिस्क को मैनेज करना सीखो आप, ठीक है? भले कोई मार्केट हो। तो मार्केट सेम है और बात करें एनालिसिस की तो यहाँ पर भी सेम होता है एनालिसिस यहाँ पर सेम होता है। बस कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत अलग है वहाँ पर, वो सीखने में टाइम लगेगा आपको। लेकिन ऐसा तो नहीं है बस ये लाइक जैसे बोला मैंने डिसिप्लिन वो सब सेम है। फ़र्क क्या है मार्केट के बिहेवियर का, नेचर का। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट एक ग्लोबली मार्केट है। उसके उसके अंदर हर एक करेंसी से क्या आ रहे हैं, पीपल आके ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर कौन से पीपल है? सिर्फ इंडियन कंट्री के ही पीपल है। तो वहाँ पर फ़र्क है। उधर एक अमाउंट छोटा है, इधर एक अमाउंट बड़ा है। जैसे कि आपको ही मान लो अगर आपको मैनेजेबल अमाउंट जो आपने हाईएस्ट किया है वो क्या है 5 लाख का। आपको कोई 5 करोड़ दे दे, तो एक बार के लिए तो आपका हाथ थोड़ा डगमगा क्योंकि आपने कभी 5 लाख करोड़ 5 करोड़ जितना अमाउंट को हैंडल किया ही नहीं है। आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है हैंडल करने की वो है 5-10 लाख रुपए। अब आपको 5 करोड़ दिया तो आपको पूरा सोच समझ करना पड़ेगा ना, तो वो सब चीज़ इसमें ही लागू होती है ना? अगर आप पूरा सीख के तो इसको सीखना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। इसमें भी ये रिस्क मैनेजमेंट सब सेम होंगे, इसमें भी सेम होंगे। फ़र्क कहाँ है वो तो बताओ? तो एक बार क्या करो, इंडियन मार्केट, फर्स्ट मार्केट ये सारे आपका पूरा आ गया है। पहले इसको ट्राई करो आप, फिर इसको ट्राई करो। यही चीज़ है, आप खुद को आइडेंटिफ़ाई कैसे करोगे कि मैं इंडियन मार्केट करूँ या फॉरेक्स मार्केट करूँ? पहले जो इसके एडवांटेज और फीचर्स थे, उसको समझो। एक बार वीडियो समझ में नहीं आई है, तो रिवाइंड करके उसको पूरा देखो। उसके बाद टॉपिक सारे सेम होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो वर्ड है, वो उसमें भी सेम होता है। मोस्ट ऑफ द इसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जुड़ जाते हैं। बट चार्ट तो सब सेम है ना, चार्ट पे तो लेवल्स मार्क करना, पैटर्न्स वहाँ पर ट्रैपिंग वो सब सेम है यहाँ पर। इधर भी ट्रैप होता है मार्केट, नहीं होता क्या? होता है, बिल्कुल होता है। इधर भी ट्रैप होता है। तो आपको नेचर समझना है, बाकी सारी चीज़ सेम है, इधर ध्यान रखना। तो नेचर समझो और फॉरेक्स मार्केट का जो मैंने बताया कि सबसे जो अच्छा फीचर है वो फंडेड अकाउंट। क्या होता है पूरी चीज़ बनाई आपके मेरे ऊपर, एक फंडिंग मिलती है, एक छोटे से के फीस पे करके। तो यहाँ पर खुद के घर का पैसा नहीं लगाना पड़ता, मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है फॉरेक्स में ये। हाँ, 10-20 हज़ार से आपकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको एफएनओ में 1 लॉट सेल करने के लिए 1 लाख समथिंग लगता है। शेयर्स भी आप कम से कम 1-2 शेयर में तो काम होगा नहीं आपका, आपको 100-200 से 1000 शेयर लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको प्रॉफिट बनेगा। इतना आपको घर से पैसा लगाना पड़ेगा। अगर लॉस हो गया तो घर से होगा, लेकिन इसमें फंडेड अकाउंट में आपको कोई लॉस नहीं है। आपके यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है, ना रिस्क मैनेज होता है इसके अंदर, कि रूल्स है इसके अंदर। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि फंडेड अकाउंट लो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हार्ड नहीं है। आपको बस सीखना है उसको, इंडियन मार्केट में जाओगे सीखोगे ना आप उसको, तो मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि आपने मत करो मत। पहले आप इसको भी ट्राई करो, इसको भी सीखो। इसके अंदर कौन-सा कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है? अब मैंने बताया है फॉरेक्स ट्रेडिंग का रोड मैप। अब आपके लिए वीडियो आएगा कि इंडियन मार्केट का रोड मैप है, क्योंकि वो भी लोगों को सीखना है। तो मैं जो अगला वीडियो होगा इस वीक बनाऊँगा, वो बनाऊँगा इंडियन मार्केट के रोड मैप के बारे में। तो आपको बस पूरा क्लियर सा हो जाएगा। ये सारे फीचर्स है, ये सारा उसका रोड मैप है, ये इसका रोड मैप है। ठीक है? तो आप जिसमें आपका मन करे उसमें जाओ। मैं सिर्फ एडवांटेज बता रहा हूँ उसका, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि फॉरेक्स मार्केट ही करो। क्योंकि मैं दोनों मार्केट करता हूँ। मैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ, एफ-एन-ओ भी करता हूँ मैं और फॉरेक्स मार्केट में मैं ट्रेड भी करता हूँ। तो जो ट्रेड किया हुआ पैसा है, वो मैं डाइवर्सिफ़ाई कर देता हूँ स्टॉक्स में, आईपीओस में लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंडियन मार्केट में। म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एफ-एन-ओ के अंदर बिल्कुल मैं करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ मैं निफ्टी के अंदर। तो यहाँ से पैसा शॉर्ट टर्म में कमाओ और यहाँ से लॉन्ग टर्म में उसको डाइवर्सिफ़ाई कर दो, तो आपके लिए ये फ़ायदा है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा वीडियो लगा हो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय-बाय।